नमस्कार बंधुओं, आपने विगत संदर्भों में उपमा अलंकार समझा था। आशा है आपको पसंद आ रहा होगा। और आइए आज हम रूपक अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरा उद्देश्य बहुत सरल और संक्षेप में इन अलंकारों को समझाने का है। फिर भी यदि कोई आपकी शंका हो और कोई बात हो तो सादर आमंत्रण है। तो आप देख रहे होंगे, रूपक अलंकार के अंतर्गत परिभाषा के रूप में इस अलंकार में उपमेय उपमान का रूप धारण करता है, इससे इसका नाम रूपक पड़ा है। एक बार फिर से ध्यानपूर्वक देखें। इस अलंकार में उपमेय उपमान का रूप धारण करता है, इससे इसका नाम रूपक पड़ा है। रूपक में उपमेय और उपमान दो पदार्थ एक नहीं हो जाते, दोनों का अस्तित्व नहीं मिटता, फिर भी दोनों एक ही समान मालूम होने लगते हैं। अर्थात जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए या एक वस्तु को दूसरी वस्तु बना दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय पर उपमान का आरोप रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखें, बहुत ही प्रसिद्ध और सरस उदाहरण है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरखै लोचन भृंग। इस उदाहरण के बारे में आप समझिए। जो उदाहरण है, इसमें मंच को उदयाचल कहा है, श्री रामचंद्र को बाल सूर्य कहा है और संतों को कमल और लोचनों को भ्रमर बनाया गया है। अर्थात आप इसको सरल शब्दावली में समझें कि उदयाचल मंच है, भगवान रामचंद्र बाल सूर्य के समान है, और जब वे उदित होते हैं तो संत कमल की भांति खिल जाते हैं, और उनके जो लोचन हैं, आंखें हैं, वे भंवरे के समान है। तो बहुत सरल शब्दों के माध्यम से यहाँ आपने देखा कि आरोप जो है वो उपमेय पर उपमान का आरोप है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण के माध्यम से आप देखें। हिम श्रृंगों को छोड़ रही है, दिनकर की किरणें क्षण क्षण पर, तिरती हैं वे घन नौका पर, नभ सागर में विविध रूप धर। फिर से आप देखें इस उदाहरण को। हिम श्रृंगों को छोड़ रही है, दिनकर की किरणें क्षण क्षण पर, तिरती हैं वे घन नौका पर, नभ सागर में विविध रूप धर। इस उदाहरण में मेघों को नौका और नभ को सागर बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें भी उपमेय पर उपमान का आरोप है। आइए अब जानते हैं रूपक के भेद। रूपक के भेद में आप देख रहे हैं कि पहला जो रूपक है उसे सांग रूपक कहा जाता है, दूसरे को निरंग रूपक कहा जाता है, और तीसरा परंपरित रूपक है। तीन प्रकार के रूपक भेद हैं। और आइए अब देखिए सांग रूपक अलंकार की परिभाषा। सांग रूपक अर्थात सांग यानी अंगों सहित अथवा रूपक में उपमेय और उपमान का आरोप तो होता ही है, साथ ही उसके सहचर अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाता है। यानी साथ में अंगों को भी साथ में लिया जाता है। उदाहरण के रूप में आप देखें, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस उदाहरण में अंबर का पनघट से अभेद बताया गया है। पनघट में घड़े भरने की क्रिया अंबर में तारे के डूबने के समान है। तो आपने देखा कि सानिध्य साथ जो है पनघट को भी इसमें सम्मिलित किया है। तो जहां एक प्रकार से अंगों सहित जब सभी रूपक
को किया जाए तो इसके अंतर्गत है। यानी उपमेय पर अंगों सहित उपमान का जब आरोप किया जाए तब वहां सांग रूपक अलंकार होगा। इसी प्रकार अब अगला भेद आप देखिए, निरंग रूपक। निरंग रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप तो रहता है पर उसमें अंगों का आरोप नहीं होता है, केवल उपमेय उपमान की अभेदता दिखाई जाती है, उनके अंगों के संबंध में कुछ नहीं कहा जाता, इसलिए इसे निरंग रूपक, जिसमें अंग नहीं होते, केवल रूपक होता है, केवल उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। इस उदाहरण में आपने देखा कि मन उपमेय है पर मंदिर उपमान का आरोप हुआ है और इसमें अंगों का उल्लेख नहीं है, और जब अंगों का उल्लेख नहीं होगा तो वहां निरंग रूपक अलंकार होगा। इसी प्रकार आप देखें, परंपरित रूपक अलंकार के संदर्भ में परिभाषा आप देख रहे होंगे कि परंपरित रूपक अर्थात तो परंपरा श्रृंखला में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। इसमें यदि पहला रूपक न हो तो दूसरे का निर्वाह ही नहीं हो पाता। यानी परंपरित रूप से, जैसे उदाहरण देखिए आप, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इस उदाहरण में आपने देखा कि गिरिराज किशोरी को चकोरी और महेश के मुख को चंद्र बताया गया है। तो गिरिराज किशोरी तभी तक चकोरी है जब तक महेश के मुख को चंद्र बताया जाए। तो आपने देखा कि इस प्रकार एक रूपक दूसरे के कारण मुखचंद्र के अभाव में चकोरी का कोई आधार नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये परंपरित रूपक है। तो आज आपने इसमें समझा कि रूपक अलंकार इस प्रकार है, पर फिर भी कहीं कहीं आप लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि रूपक और उपमेय के अंतर्गत क्या स्थिति रहती है और क्या अंतर होता है रूपक और उपमा अलंकार का। तो साथ साथ हम ये भी जान लें, उदाहरण के बतौर आप देखें इसको, कि रूपक में उपमेय को उपमान बना दिया जाता है और उपमा में उपमेय को उपमान के समान दर्शाया जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि उपमा में तो समानता दर्शाई जाती है, जबकि रूपक अलंकार के अंतर्गत आरोप लगाया जाता है। रूपक में उपमेय और उपमान में अभेद कर दिया जाता है, उपमा में उपमेय उपमान में भेद रखा जाता है, यानी समानता दर्शाई जाती है। तो इस प्रकार से रूपक में साधारण धर्म और वाचक शब्दों का उल्लेख नहीं होता, जबकि उपमा अलंकार के अंतर्गत वाचक शब्दों का और साधारण धर्म का अलंकार होता है। एक बार फिर से जान लें रूपक अलंकार के उदाहरण के माध्यम से। जैसे रूपक अलंकार का उदाहरण होगा, यह मुख चंद्र मनोहर है। अब इसमें आपने देखा कि मुख चंद्र अर्थात तो मुख को ही चंद्रमा बना दिया गया। मुख और चंद्र दो भिन्न पदार्थों को एक रूप में मान लिया गया। मुख को चंद्र में रूपक अलंकार हो गए, यानी मुख पर चंद्रमा का आरोप लगा दिया गया, इसलिए रूपक अलंकार। और जब समानता दर्शाई जाए तब उपमा अलंकार, जैसे उदाहरण के तौर पर मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो आपने देखा कि मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, सुंदर साधारण धर्म और समान वाचक शब्द। अर्थात जब चारों संदर्भों का उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द का जब सानिध्य हो, आवश्यक हो, तब उपमा अलंकार, और जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो वहां रूपक अलंकार। ये भिन्नता भी जानना आवश्यक है, इसलिए आज मैंने आपको ये समझाने की सरल शब्दावली में कोशिश की है। आशा है आपने समझा होगा, और फिर भी कोई जिज्ञासा हो, कोई बात हो, आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। आपने ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।